हाय दोस्तों, आपको संग्राम सिंह क्राइम स्टोरीज में आप लोग का स्वागत है। आज हम किसी एक ऐसे महिला का क्राइम स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं जो आपका दिल रूह हो जाएगा, दिल कांप उठेगा। ये कौन थी महिला? महिला के पास एक फोन आता है और वो कहती है कि मैं ठीक है, आ रही हूँ। पहले वो महिला पूरे ड्रेस में रहती है और उसके बाद से उस ड्रेस को चेंज करने के बाद महिला बोलती है कि मैं आ रही हूँ। फिर महिला बताए हुए मुताबिक के हिसाब से महिला जब उस स्थान पर जाती है, कोई पीछे से आता है। वो दर्दनाक वो मंजर तो उस महिला की आंखों को बंद करने के बाद उसका गला को रोक देता है। ये कौन सी महिला थी? एक कौन सा रेतने वाला था? ये घटना 21 जून 2017 यवतमाल महाराष्ट्र की है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक ऑटो वाला जो सामान का व्यापार करता था, सामान को इधर से उधर करता था। तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे। 2 घंटे के बाद कार्य करने के बाद वो ऑटो वाला जब वो आराम करने जा रहा था, जैसे ही आराम करने जा रहा था, वहां पर एक महिला की लाश देखा। महिला की लाश देखने के बाद ऑटोमेटिक को चिल्लाया, भागा, दौड़ा। उसके बाद पुलिस को फोन करती है। पुलिस का फोन होता है, फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उससे पूछती है कि तुम कब से यहाँ थे? उसने बताया, सर मैं कारोबार करता हूँ और जब रात को मैं सोने जा रहा था तो साहब मैंने देखा। पुलिस वालों ने पूछा ये घटना कब की है? उसने बताया, साहब ये 2 घंटा लगभग बीत चुका है। तब तक पुलिस की अधिकारी एक महिला सिपाही को और एक जेंट्स सिपाही को भेजते हैं जांच के लिए। जांच में जेंट्स सिपाही ने कहा, यस सर, उस महिला का धड़ सिर पर है, सिर नहीं है। उसके बाद महिला और कांस्टेबल जब दोनों लोग जांच लिए, जांचने के बाद वो पुलिस कांस्टेबल कहता है, सर ये लग रहा है कि ये मामला या तो आशिक का होगा या तो चोरी का होगा, और इसी आधार पर इसको लोग मार दिए होंगे। तब पुलिस अधिकारी कहता है, हम लोग इतने जल्दी नतीजे पर नहीं आते, देखते हैं। महिला कांस्टेबल कहती है, सर कुछ भी नहीं मिला। तब पुलिस अधिकारी कहता है कि सर और धड़ अलग अलग है। इसका मतलब जो विक्टिम है वो इस लाश को छिपाना चाहता था, उसी ने सब कुछ किया है। उसके बाद उस महिला को आते देता है कि इस गाड़ी को जल्दी गाड़ी बुलाओ और इसको महिला को, उसके बाद सीमा नाम की महिला को पुलिस अधिकारी ने कहा कि जल्दी गाड़ी को बनाओ और गाड़ी मंगाने के बाद इस महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उसके बाद इस ऑटो वालों का पुलिस वालों ने कहा कि तुम एक काम करो, यतमाल पुलिस स्टेशन आ जाना, और उसको यतमाल पुलिस स्टेशन लेकर के पुलिस ने गई। उसके बाद उसे लेकर के मेघदूतवाड़ी पुलिस स्टेशन लोग पहुंचे। उसके बाद एक महिला सिपाही उस पुलिस स्टेशन में बताती है कि पिछले 15 दिनों में कहीं भी पुलिस स्टेशन में इस 28 और 30 साल के महिला के बारे में कहीं पुलिस केस दर्ज नहीं। फिर एक पुलिस कांस्टेबल बड़े अधिकारी को फंसाता है, कहता, सर मैंने उस ऑटो वालों को बहुत तोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बताता है। इसका मतलब सर लग रहा है वो सच बोल रहा है। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि फॉरेंसिक टीम को बोल देना कि अगर उस पर किसी प्रकार का अगर कोई निशान मिलता है और तुरंत ही मुझे फौरन क्या करे वो बताए। इसका मतलब मेघदूतवाड़ी के पुलिस को एक सर कटी हुई क्या हुई लाश। पहला शक पुलिस ने उस टेम्पो ड्राइवर पर जताया, जिसका पुलिस का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब तक पहचान नहीं होती तब तक तमाम कुछ से अंधेरे में तीर चलाने जैसे थी। आखिर कौन थी ये औरत? क्यों इतनी बेहतरीन तरीके से कोई मारा था? बेरहमी से कोई कत्ल किया होगा? क्या इसका कोई परिचित नहीं रहा होगा जो इसकी गुमशुदगी को लेकर के परेशान हो, जो इसकी तलाश कर रहा हो? इसके बाद स्वप्निल देशमुख
जो कल्पना का पति है वो ऑटोमेटिक काव्या काव्या आई आई और दरवाजे को पीट पीट कर उसके बाद काव्या काव्या चिल्लाते हुए, तब तक काव्या बाहर जाकर के रो रही थी। पूरे परिवार वाले परेशान थे। फिर ऑटोमेटिक नजर उस काव्या पर पहुंचती है और एक काव्या देशमुख कौन थी? ये कल्पना की बेटी थी। और क्या हुआ? और इसी के साथ जो परेश देशमुख था, परेश देवर, ध्यान रखिएगा, परेश देशमुख था वो कल्पना का देवर था और हेमा देशमुख कल्पना की सास थी। काव्या चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। उसके बाद ये सुनकर के सुधाकर देशमुख जो कल्पना का ससुर थे उसने कहा कि बेटे वो आ जाएगी आ जाएगी। उसके बाद उस बच्ची की आवाज सुन करके माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है, ये बात सुनकर के उसकी सास कह रही है कि तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है जब किसी लड़के की किसी माँ दूर हो जाती है। उसके बाद एक बात स्वप्न देशमुख ने कहा कि कल्पना को संभालने के लिए मुझे काव्या को संभालने के लिए मुझे कल्पना की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो ससुर थे उसने कहा कुछ दिन में ही पता चल जाएगी कि माँ के न रहते हुए बच्चों को किस तरह से परवरिश किया जाता है। उसके बाद बाप अपनी बेटी को तैयार कर रहा है विद्यालय जाने के लिए, लेकिन बेटी एक ही रट लगा रही है कि पापा मम्मी कब आएगी, पापा मम्मी कब आएगी। पापा समझा रहे अपनी बेटी को बेटे बेटी वो आएगी, वो किसी काम के लिए गई है, वो जरूर आएगी। उसके बाद जो देवर था ना वो कह रहा है कि वो भाग गई होगी किसी के साथ और अपने खानदान का मुंह का मिट्टी मिलाकर भाग गई होगी किसी के साथ। देवर इस तरह से ताने मार रहे हैं और काव्या के पापा से कह रहे हैं, उसके देवर काव्या के पापा से कह रहे हैं कि हमारी तो रखी नहीं, तुम्हारी तो रखी नहीं, मेरा क्या इज्जत रखेगी हो। उसके बाद जो देवर था वो बोल रहा था कि 2 टके की औरत को मैं तो पुलिस कंप्लेन करके रखी करूंगा ही, जब चाहे जिसके साथ खुद जा रही है, मैं 2 टके की उस औरत के साथ मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। तब तक उस महिला का ससुर वो कहते थे कि नहीं, हमारे खानदान का इज्जत मिट्टी मिल जाएगा और पुलिस कंप्लेन कोई नहीं होगा, पुलिस कंप्लेन बस हो गया, तेरी बेइज्जती होनी थी हो गई, उसे जहां मुंह काला करना है करने दो, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, जहां उसको मुंह काला करना है करने दीजिए। फिर कल्पना के सास ने कहा कि कल्पना हमारे साथ 10 साल से एक ही छत के नीचे रह रही है और अगर ऐसा कुछ बात रहता तो मुझे मालूम तो पड़ता। कल्पना के ससुर ने कहा कि वो हमारे हिसाब से मर चुकी है, वो जिसको जहां जाना है वो अपना गई, जाने दे उसे। उधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट यह कहता है कि इस महिला का जो उम्र है 28 से 30 साल का उम्र है और ये महिला प्रेग्नेंट थी और इसका मर्डर रात 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। 2 महीने का प्रेग्नेंट थी। पहले गले पर धारदार हथियार से मर्डर किया गया है, फिर सर को धड़ से अलग किया गया है और विक्टिम की पहचान न हो इसलिए सर धड़ से अलग कर करके किया। उसके बाद जांच पड़ताल के बाद पैरों का जो हैकल था उससे ये पता चलता है कि ये जो औरत है वो शादीशुदा है। अब चलते हैं, आइए इसी क्रम में 22 जून 2017 बड़गांव यवतमाल, ये जो महाराष्ट्र में है, अब वहां का क्या सीन है, वहां का क्या नजरिया जरा हम बताने का प्रयास करें। उसके बाद वहां पर कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेलते खेलते वॉलीबॉल जाके झाड़ी में पहुंच गई। एक लड़का जाता है झाड़ी में लाने के लिए, लोग कहते जल्दी लेके आओ जल्दी लेके आओ, तब तक वो झाड़ी में से वो चिल्लाने का आवाज देता है क्योंकि उस महिला का वहां पर सिर था, धड़ रही थी। तब तक वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस आती है, पुलिस ने देखा और ये लड़की सब 28 से 30 साल की है और इसकी शादी भी हो गई है। उसके बाद बताई कि खून सूखा हुआ है और चेहरा भी फूला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि खून 2-3 दिन पहले हुआ है। फिर वहां की पुलिस ने कहा लोगों को कि यहाँ पर अगल बगल पता करो, हो सकता है कि बाकी बॉडी का हिस्सा यही कहीं अगल बगल हो। बाकी वो महिला कांस्टेबल थी, बोली कि भैया सर को लैब में भेजो, फॉरेंसिक लैब में भेजो। मेघदूतवाड़ी पुलिस अभी भी उस औरत के पहचान में जुटी थी और इधर बड़गांव में पुलिस का कटा हुआ सिर मिला। दोनों में एक खास बात थी, मरने वाली औरत शादीशुदा थी
ये औरत कौन थी, कहाँ की थी और उसे क्यों मारा गया था, ये सवाल आप भी जज के साथ खड़े हुए थे। एक तरफ एक परिवार था और भावनात्मक और सामाजिक हलचल से डरा हुआ था, सहनान और प्रसन्न था, और दूसरी तरफ पुलिस औरत की पहचान में जुटी थी और अब शायद उसको छोटी सी एक कामयाबी हाथ लगने वाली थी जो उस केस को आगे बढ़ाने में दिशा देने वाली थी। फिर इस पुलिस के थाने के जब ये पता चला कि पुलिस स्टेशन में कहीं सर मिला हुआ है, तो यहाँ की पुलिस नम्रता के पास फोन लगाते हैं और कहते हैं कि मैं यशवंत राठौर हूँ। तो उसने कहा कि जय हिंद सर। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे एरिया में किसी औरत का सिर मिला हुआ है? उसने कहा सर, और हमारे एरिया में एक औरत का धड़ मिला है और मैंने उसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है और तुम कल्पना चाहत, तुम भी वहीं पर क्या करना, भेज देना। फॉरेंसिक लैब में पता चल जाएगा वो सिर और धड़ एक ही औरत का है या नहीं। फिर नम्रता अपनी आगे की कहानी क्या बताती है। उधर बच्ची स्कूल से गायब हो जाती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बच्ची के पापा बहुत परेशान रहते हैं और उसके बाद से घर भर परेशान होने के बाद विद्यालय से जाके खोजते हैं लोग, कहीं वो लड़की नहीं मिलती है। उसके बाद किशोरी पाटिल, उम्र 50 वर्ष, उसके बाद वो फोन लगाती है, उसके बाद वो फोन उठाती है और बोलती है महिला कि मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, परेशान हो ना तुम अपने बेटी काव्या के लिए, मैं तुम्हारा एक फोन का इंतजार कर रही थी। वह स्कूल से सीधे मेरे पास आई थी और उसके पति ने कहा कि मैं बहुत डर गया था काव्या के लिए। उसके बाद तो वो महिला जो बोल रही है कि मैं तुमसे ज्यादा डरी तो मैं हूं, जो मैं अपनी बेटी के लिए, तुम्हारी बेटी तो मेरे पास सुरक्षित है लेकिन तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी कहाँ है, जिसका 2 दिन से अता पता तक नहीं है। और काव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम सीधे सीधे बताओ कि मेरी बेटी कल्पना कहाँ है। अब वो महिला यशवंत गायकवाड़ के पास पहुंची थाने में पूरी। फिर यशवंत गायकवाड़ ने पूछा कि आप अगर अपनी बेटी के बारे में कुछ बताएं तो बड़ा अच्छा मदद होगा, कि अपने पति के सिवाय आपकी बेटी का किसी और से कोई संबंध था या नहीं था। तब तक कल्पना के पति एंट्री लेते हैं थाने में। अभी यशवंत गायकवाड़ अभी पूछ ही रहे थे तब तक स्वप्न देशमुख वहां पहुंच जाए। उसके बाद पुलिस ने तुरंत स्वप्न देशमुख से पूछा कि आपकी पत्नी 2-3 दिन से लापता है, आपने थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं कराई। उसने कहा कि सर मैं सबके सामने नहीं कहना चाहता हूं, और उसके बाद से पुलिस वालों ने सबको भेज दिए। उसके बाद ये कहते थे कि भाई बताया कि सर मेरी पत्नी का अवैध संबंध था और कल्पना मेरी बीवी है सर, शादी से पहले उसका किसी से साथ अफेयर था, अब वो उसके लाइफ में लौट के आया। उसने और उसके फैमिली में सर, अगर वो हमसे प्यार करती, अपने फैमिली से प्यार करती तो हमें छोड़ के चली जाती क्या। मैंने सोचा अगर कल्पना इन सब में खुश है तो ठीक वही सही, मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। अभी यही सब बातें हो रही थी तब तक पुलिस का रिपोर्ट आता है पोस्टमार्टम का। पोस्टमार्टम में ये बताया जाता है कि सर वो मैच खा गया है, जो सर और धड़ का जो मैच था वो किसी एक ही महिला का है। उसके बाद 22 जून 2017 को सौगरी में ले जाने के बाद कल्पना का चेहरा निकला, और जब कल्पना का जब चेहरा निकला तब पुलिस ने स्वप्न देशमुख से प्रश्न की, बताओ उसके बारे में हकीकत क्या है। वो यही बोल रहा था, सर उन दोनों में से किसी एक ने मेरी कल्पना को मारा है, एक सुधांशु या एक अक्ष, इन्हीं दोनों ने मेरी बीवी को मारा है साहब। सुधांशु शादी से पहले कल्पना का प्यार था, उसके लाइफ में लौट के आया था, उसके ही ऑफिस में बॉस बनकर के वो आया था। मैंने प्यार और परिवार की खुशी के लिए मैंने कहा चलो उसको जाने दो, गलती हुई मुझसे, मैंने उसे छोड़ दिया और मेरे साथ इस तरह से हर्ज की। फिर पुलिस अधिकारी ने पूछा अगर उससे वो प्यार करती थी तो फिर उससे मारेगा क्यों। ये बोला सर मेरी पत्नी भोली थी, वो सब पर विश्वास करती थी और ये अच्छा इसी भोलेपन का फायदा उठा करके उसने मेरी बीवी को मार दिया। और ये मेरी पत्नी की तरफ गंदे नजर से देखता था, मैंने अपने आंखों से उसे देखा था। अच्छी बात बताओ, क्या कल्पना अपनी मर्जी से
सुधांशु के पास घर छोड़ करके गई थी? उसने बोला यस सर, बिल्कुल गई थी। हाँ सर, इसलिए तो मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की। अब क्या हुआ, 23 जून 2017 को पुलिस मिस्टर यशवंत जोशी के पास पहुंचती है और पूछती है कि मुझे उससे मिलना है। पुलिस कहती है कि मिस्टर जोशी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर मिस्टर जोशी कहा ठीक है सर, ओके, बैठिए। सुधांशु जोशी से सवाल है, पुलिस पूछती है कि आप कल्पना देशमुख को कितने दिन से जानते थे, कितने करीबी से जानते थे? मिस्टर जोशी ने कहा कि सर वो मेरी इस कंपनी में काम करती थी। पुलिस ने कहा बस और कुछ नहीं? पुलिस ने कहा मिस्टर जोशी सब कुछ सच से बताओ, नहीं तो मैं अपने तरीके से सब कुछ बताऊंगा आपको। फिर मिस्टर जोशी ने कहा कि यस सर, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले जानते थे। 10 साल पहले हम एक दूसरे को जानते थे। हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ सर, मैंने उससे एक बार मिलने का प्रयास किया, फिर उसने मना कर दिया, कहा कि बस शादी के बाद ये सब होगा। फिर मैंने एक लेटर दिखाया उसे, और मैं वो लेटर जिसको कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, और वो अपॉइंटमेंट लेटर वो कहती थी, बोले ये तो दुबई का है अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद उसने ये कहा कि हाँ बिल्कुल मेरा ही है, 3-4 साल हम जाएंगे दिनार में, दुबई में जाकर दिन में कमाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे और हम दोनों का लाइफ सेट हो जाएगी, बिल्कुल। तब उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम्हारी कैरियर, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी कैरियर, तुम्हारी शादी, तुम्हारा जब सब कुछ जब्त कर लिया ना तूने, मेरा क्या, व्हाट अबाउट मी? उस लड़की ने बोला व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या, मेरा कोई लाइफ का इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैं वहां घर पर बैठ करके मैं बच्चों को पालती रहूंगी? अगर ऐसा ही ऑफर मुझे मिलता तो क्या तुम जाते मेरे साथ? नहीं जाते ना, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हो। फिर कल्पना ने कहा कि भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा शादी, मेरे लिए रिश्ता अभी और तत्काल तुरंत खत्म होता है। सर फिर मैंने उसे मनाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं मानी। फिर मैंने उसको मनाने का बहुत कोशिश किया, पता चला कि उसने शादी कर लिया है। फिर मैं दुबई चला गया, और दुबई में फिर दुबई वापस आने के बाद फिर मैं इसी कंपनी में मैं उसका बॉस हूँ। फिर उसके बाद कल्पना भी उसी कंपनी में, सुधांशु भी इसी कंपनी में। दोनों पहली बार दोनों ये आमने सामने जब होते हैं, आमने सामने होने के बाद वो बोलती है कि सुधांशु, ये बोलते कल्पना, यार मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या मैं कहूं? उसके बाद दोनों ऐसे ही बातें करते थे। तब तक कल्पना ने उसे अपने बाहों में जकड़ लिया, कहा कि लाओ मैं बताती हूँ कैसे पुरानी यादों को कैसे जिंदा किया जाता है, मैं बताती हूँ। तब तक देशमुख के पास फोन आता है। उसके बाद उसके पास फोन आता है, फिर उस फोन को छीन लेती है। छीनने के बाद कहती है कि इसे वाइट करो, पता नहीं पुराना रिश्ता कब न्यू रिश्ता बन जाएगा, ये पता नहीं। 23 मई 2017 को क्या होता है, फिर कल्पना एक दिन अचानक से उस ऑफिस में आती है, उसको जकड़ लेती है। जकड़ में मैंने कहा कल्पना तुम होश में आओ, तुम 2 बच्चों की माँ हो, और इस तरह से तुम क्या कर रही हो, मेरी भी शादी हो चुकी है। फिर कल्पना कहती है मैं किसी की नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ तो तुम्हारी हूँ। सुधांशु ने कहा कि गलत है कल्पना, गलत है। लेकिन कल्पना ने कहा जिस गलती से खुशी मिलती है वो गलती कर लेनी चाहिए ना। 10 साल पहले मैं छोड़ के जब तुम्हें गई थी, उस गलती से क्या मुझे मिला? कुछ भी तो नहीं। अब अगर मैं पास आने की गलती से अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और ये बातें पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने बताया और कहा कि सर उसके बाद से मैंने उसके साथ ना कोई संबंध बनाया। पुलिस ने पूछा कि जिस समय कल्पना का मर्डर हुआ था उस समय तुम कहाँ थे? उसने कहा कि सर मेरा तबीयत खराब था और उस समय मैं, और उसके बाद उसने कहा नो सर। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, अब तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब तक इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा तब तक तुम इस शहर छोड़ के कभी नहीं जा सकते। उसने कहा यस सर। उसके बाद कल्पना का एक बेस्ट फ्रेंड थी मिताली, वो आती है थाने में। पुलिस वालों ने पूछा कि मिताली कल्पना के बारे में तुम क्या जानती? तो मिताली ने बताया कि सर एक्चुअल में उस दिन कल्पना बहुत खुश थी और मुझे कह रहे थे कि कल्पना कह रही थी कि मिताली रेस्टोरेंट में आओ ना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली। फिर मिताली ने कहा, मैं जब कल्पना के पास गया तो कल्पना एक सेक्सी ड्रेस में पहनी हुई थी। मैंने कहा कि अरे तुम किधर जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? मुझे कहा मत बताओ, ये बात में बताऊंगा। फिर बताई नहीं सर। पुलिस का अधिकारी ने कहा मिताली से ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें दोबारा कंटेक्ट करेंगे। उसने बोला यस सर। उसके बाद पुलिस में से एक पुलिस वाला ने कहा सर मुझे ये बात जानना जरूरी है कि कल्पना जब साड़ी बन के गई थी तो फिर मिक्सिंग ड्रेस में क्यों गई थी?
और उसके बाद उसका फोन का लास्ट लोकेशन उसकी ऑफिस का क्यों था? क्या फोन को छोड़ गई थी? पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुझे ही तो पता लगाना है, इस वक्त मुझे बहुत बड़ी साजिश लग रही है, कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। आखिर कल्पना किस बॉयफ्रेंड से मिलेगी? कुछ तो है हम लोगों से छूट रहा है। चलो ठीक है, अच्छे से जाके मिलते हैं, शाम को अच्छा उसी के घर होगा, एक पुलिस वालों ने कहा। पुलिस अच्छा के पास पहुंचती है और अच्छा तब तक अपना बैग लेकर के मम्मी से कहती, मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और वो अच्छा बैग उठा करके बैग पकड़ के अब वहां से निकलने वाला था, तब तक पुलिस दरवाजे पर एंट्री लेती है। क्या कुछ होता है जानते हैं। उसके बाद अच्छे से पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा तुम समझ गए हो कि हम लोग क्यों आए हैं? उसने कहा कि यस सर। अच्छे ने कहा कि सर वो तो मेरी भाभी लगती थी, कल्पना मेरी भाभी थी सर। पुलिस वाले ने कहा कि सुने हैं कि तुम उसको गंदे नजर से तुम देखते थे? कहा नहीं सर, नहीं सर। फिर एक पुलिस वाले ने कहा कि तुम सही बताते हो कि नहीं बताते हो? तुम सच सच बता दो, नहीं इसके बाद जो ट्यूशन हम पढ़ाएंगे ना तुम बता नहीं पाओगे। फिर उसने पुलिस वाले से कहा कि सर मैं एक दिन बहुत डर गया था, एक बार भाभी जब बाहर निकल के जा रही थी उसकी सूच खुल गए थे और वो कही कि हमसे बांध दीजिए। और सर कल्पना भाभी मेरे साथ गलत बिहेव करती थी। तो फिर अक्षय ने कहा कि सर भाभी ने एक बार जब स्नान कर रही थी तो मुझे तौले के लिए बुलाई, सर मेरे साथ इस तरह से करो। तब पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है तुम जल्दी गाड़ी में बैठो और चलो पुलिस थाने। अच्छे काम करो, चलो गाड़ी में बैठो, अब चलो तुम थाने। मम्मी बोलती रह गई कि नहीं आप ऐसे कैसे अच्छे को ले जा सकते हो, मेरे पास लायर है और जब तक लायर नहीं आएगा तब तक आप इसे नहीं ले जा सकते। तो पुलिस वाले ने कहा कि मैडम भगवान से दुआ करिएगा कि कोई ये मेजर कांड न किया हो, नहीं तो एक बार नहीं इसे 10,000 बार आप लेके आना पड़ेगा। फिर पुलिस वालों ने अच्छे को छोड़ करके चले। फिर एक पुलिस वालों ने कहा कि सर अगर अच्छे सही बोल रहा हो इसका मतलब कल्पना का कैरेक्टर ठीक नहीं था, हो सकता है कि अच्छे सही बोल रहा हो। फिर पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है एक काम करो, कल्पना का कार्ड कार्ड चेक करो, अगर सच में अच्छा सही बोल रहा है तो उसका कोई आशिक है तो पता चलेगा। उसके बाद पेपर में निकलवाया गया कि कल्पना की सुधांशु और अक्षय से नाजायज संबंध पुलिस कर रही है इसकी पड़ताल। फिर यशवंत की मां बहुत गुस्से में आकर के कल्पना के सास ससुर को लगी हड़काने, अगर मेरे बच्चे पर अगर कोई कुछ हो गया तो हम तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी सास और ससुर तुम दोनों लोग अगर वो कल्पना गलत थी तो मेरे बच्चों को कहीं कुछ हुआ तो हम ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाद कल्पना के सास पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि सर मेरे बहू पर लोग लांछन लगा रहे हैं, मेरी बहू ऐसी नहीं थी। फिर पुलिस वाले ने उन्हें बैठाया। फिर बैठाने के बाद उसने कहा सासू माँ ने कल्पना की जो सासू थी, सर मेरी बहू को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? सर अक्षय और कल्पना के बीच में जो भी कुछ हुआ उसकी आप सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की है। फिर वो कहेगी सर मेरे पास से परिमाण है। सर सुधांशु जब फोन कर रही थी मेरी बहू के पास, सुधांशु मेरे बहू के पास जब फोन कर रहा था तो मेरे बहू उसको बहुत डांट रही थी और कह रही थी कि सुधांशु अगर इसके बाद तुम फोन कर दिए तो मेरे तंबा और कोई होगा नहीं सर। इसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अच्छे में झूठ बोलना है? फिर सासू ने कहा हाँ अच्छे में झूठ बोल रहा है, मैंने अच्छे के अपने आंखों से देख रहा था, मैंने आंखों से देखा था जब मेरी बहू नहा रही थी तो अच्छे ने उसके कपड़े को मुंह पर लेकर के फिर मैं पूछी साहब। फिर वो महिला फिर सासू ने कहा कि सर मुझे हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, अगर मेरी बहू को न्याय नहीं दिलवा सकते ना उसे बदनाम तो मत कीजिए सर। असामान्य स्थिति पैदा हो गई थी। कल्पना का साथ हेमा चरित्र पर रत्ती भर भी शक नहीं कर रही। कल्पना का साथ हुआ क्या था? वो किससे मिलने गई थी जब उसका कत्ल हुआ था? सारे सवाल का जवाब तलब करना था पुलिस के लिए। फिर एक बार शुरुआत करने की स्थिति पैदा हो गई थी। अब पुलिस अधिकारी ने कहा कि ठीक है सुधांशु और अक्षय को अब हमारे तरीके से एक बार फिर से पूछताछ हो, उठा के लाओ इन दोनों को। सुधांशु ने कहा सर जब कल्पना मेरे पास आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन सर वो मना करके चली गई, हड़का के चली गई। हाउ डाउ यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने को? मैं चाहता था कि हमें पर फिर मैं चाहता था मेरे पास वो फिर वापिस आ जाए, लेकिन सर
मेरा उसके खून से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, घबराओ मत। अच्छा, जो भी जानते हो सब कुछ सच तुम भी बता दो। सर, कल्पना भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सर, जब कल्पना भाभी अकेले होती थी तो मैं उसको मोबाइल से फोटो खींच लेता था, वीडियो बना लेता था। और सर, जब मुझे पता चला वो मर गई, उस रात में बहुत रोया था सर। सर, मेरा मन लगना नहीं चाहता था सर, मेरा मन लग नहीं रहा था, मैं कहीं जाना चाहता था। तब तक सर आप लोग आ गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक बात तो साफ स्पष्ट है, कल्पना का कोई अफेयर नहीं था। एक बात तो साफ स्पष्ट है, इससे इसका कोई अफेयर नहीं था। कल्पना एक परफेक्ट औरत है। अब सवाल यह है, ऐसी परफेक्ट औरत को किसने मारा और क्यों मारा? कल्पना के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो उसके साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था कि नहीं। तो फिर कल्पना की मां बताती थी कि एक बार हमने देखा कि उसके पास फोन आया और बहुत परेशान लग रही थी। फिर वो बोल रही थी कि दोबारा उस सुधांशु को दोबारा फिर उसी दुनिया में लौट के कौन किसी ने कहा दिया आने के लिए, फिर ये क्यों यहाँ गया? वो बहुत परेशान थी, बड़ा दिक्कत में थी। या तो मैं सब देशमुख को मैं सब कुछ बता दूं या तो कंपनी छोड़ दूं। मतलब स्वप्न देशमुख कल्पना और सुधांशु को कुछ भी नहीं जानता था? नहीं, क्योंकि कल्पना की मां ने ये सब बातें छिपाने के लिए गई थी। बेटे छिपा लेना। स्वप्न देशमुख को जानने के लिए कल्पना के सिवाय किसी और पास जरिया था ही नहीं। और स्वप्न देशमुख कंप्लेन इसलिए नहीं लिखवाई, पुलिस अधिकारी का बयान है कि स्वप्न देशमुख कंप्लेन इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि कल्पना के अफेयर के बारे में पता था। और इस महान आदमी ने अब इस आदमी का जरा एक बात बताओ, जिस दिन कल्पना का मर्डर हुआ था स्वप्न देशमुख का फोन किधर था? सर ऑफिस में। पता करूँ